प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2020-21 की ऑनलाइन क्लासेस साइंस एकेडमी द्वारा प्रारंभ कर दी गई है और पहले पाठ से मैं आज आपको भौतिक विज्ञान के पहले पाठ का अध्ययन कराऊंगा। पाठ का नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आता है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की एक ब्रैंड नाम है। स्थिर विद्युत की में हमारी भौतिक विज्ञान के 4 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट विद्युत क्षेत्र, दूसरा पार्ट गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग, तीसरा पार्ट विद्युत विभव, चौथा पार्ट विद्युत धारा। चारों पार्ट मिलकर के स्थिर विद्युत की कहलाते हैं। स्थिर विद्युत की का अर्थ है, इसकी परिभाषा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। अर्थात आवेश स्थिर रहेगा, आवेश गति नहीं करेगा। और इन 4 पार्टों में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों पार्टों में आवेश स्थिर रहेगा। तो स्थिर विद्युत का अर्थ क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। इसका सैद्धांतिक अध्ययन हम 4 पाठों में अंतर्गत करेंगे और इसका प्रायोगिक उदाहरण भी है बहुत सारे दैनिक जीवन में, जैसे फोटोस्टेट, कंप्यूटर प्रिंटर, भूकंप लेखी आदि स्थिर विद्युत के ही प्रायोगिक उदाहरण है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है आवेश, चार्ज। वास्तव में आवेश की कोई परिभाषा नहीं है। आवेश क्या करता है इसके आधार पर परिभाषा दी जाती है। अनेकों परिभाषाएं हम आवेश को दे सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको 2 परिभाषाएं आवेश की दे रहा हूं। आप उनको परमानेंटली याद रखेंगे। यानी आवेश क्या करता है? तो देखिए, आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का अनुवाद करता है। तो अगर इन सबको मिला दिया जाए तो आवेश की परिभाषा बन जाती है। जैसे पूछा जाए आवेश किसे कहते हैं, तो आप पहली डेफिनेशन दे सकते हैं कि वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा अनुवाद करता है उसे आवेश कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन हो गई, आवेश किसे कहते हैं? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा अनुवाद करता है उसे आवेश कहते हैं। आवेश को दूसरे प्रकार से, इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। और क्या करता है आवेश? देखिए, दूसरी परिभाषा है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह सूक्ष्म उदासीन कणों को आकर्षित करता है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह सूक्ष्म उदासीन कणों को आकर्षित करता है उसे आवेश कहते हैं। यानी आकर्षण का गुण गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त है। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि 2 वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित होती है, परंतु इसके अतिरिक्त आवेश के कारण वस्तु में गुण और आ जाता है कि वो बहुत सूक्ष्म उदासीन कणों को आकर्षित करती है। जैसे इसका एक प्रायोगिक उदाहरण देते हैं। आपने देखा होगा कि हम घरों में, हमारे घरों में कंप्यूटर है, टीवी है। कंप्यूटर और टीवी की स्क्रीन को कितना ही साफ करते हैं और फिर जैसे ही हम चालू करते हैं और कुछ समय के बाद ऐसे हाथ लगा के देखें तो हमेशा उन पर धूल मिट्टी के कण जमे रहते हैं। क्यों? क्योंकि टीवी और कंप्यूटर को चालू करते ही उनकी स्क्रीन
आवेशित हो जाती है और आवेशित वस्तु वायु में से धूल मिट्टी के सूक्ष्म उदासीन कणों को आकर्षित कर देती है, जिससे स्क्रीन पर हमेशा धूल मिट्टी के कण जमे रहते हैं। तो हमने सीखा एक गुण ये सीखा आवेश का कि आवेश सूक्ष्म उदासीन कणों को आकर्षित करता है। अब आगे आवेश कैसे उत्पन्न होता है, कहां होता है, कैसे होता है, इसे हम देखने से पूर्व पहले हम आवेशों के गुण देख लेते हैं या फिर आवेश की इकाई देखते हैं। आवेश की इकाई, आवेश का मात्रा। अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं, दोनों डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। नंबर 1 विद्युत की थी और नंबर 2 आवेश की, और तीसरा बिंदु है अपना आवेश का मात्रा यानी इकाई, यूनिट। आवेश के निम्न मात्रक है। नंबर 1 आवेश का SI मात्रा, कूलम, या इसको कह सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड। नंबर 2 आवेश का CGS मात्रा, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फ्रैंकलिन होता है। यहां एक कूलम बराबर 3 गुणा 10⁹ स्टेट कूलम यानी ES, ये ध्यान रखना है। नंबर 3 आवेश के अन्य मात्रा। देखिए बच्चों, आवेश का SI मात्रक कूलम बहुत बड़ा मात्रक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा मात्रक है। इसलिए हम आवेश के छोटे मात्रकों को काम में लेते हैं, जो इस प्रकार से है। नंबर 1 माइक्रो कूलम, म्यूसी से यानी 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁶ कूलम। नंबर 2 नैनो कूलम, नैनो कूलम NC, 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻⁹ कूलम। नंबर 3 पिको कूलम, इसी से लिखेंगे इसे 1 पिको कूलम बराबर 10⁻⁻12 कूलम। और नंबर 4 पर ऐसे ले लेते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, फैराडे
फेराड नहीं, फैराडे, फैराडे होता है। और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होती है। तो ये आपके आवेश के मात्रक थे, इनको बड़ी आसानी से याद रखा जा सकता है। जैसा अभी आपको बताया कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, आवेश का सीजीएस मात्रक तीन नाम है इसके, स्टेट कूलाम, ईएसयू और फ्रैंकलिन। और 1 कूलाम में 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होती है। आवेश के अन्य छोटे मात्रक माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम, नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁹ कूलाम, पिको कूलाम, 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻⁻12 कूलाम। और चौथा मात्रक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ये आवेश की इकाई थी। अब आप ये आवेश पढ़ रहे हैं और उत्सुकता होगी कि भाई आवेश हमने कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है ये। तो इसे समझने से हम आवेश के हम प्रकार पढ़ रहे हैं और वहां आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आवेश उत्पन्न होता है। तो अपना चौथा टॉपिक यानी चौथा बिंदु होगा आवेश के प्रकार। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु है इस इकाई का आवेश के प्रकार। तो जो आवेश सभी जानते हैं, आपने छोटी छोटी क्लासों से पढ़ लिया है और इतना सबको ज्ञान है कि आवेश 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 पॉजिटिव यानी धन आवेश, और नंबर 2 नेगेटिव यानी ऋण आवेश। अब यहां थोड़ी सी बात समझने की है कि ये धन और ऋण आवेश कैसे हुए। तो देखो अभी आपने देखा था आवेश के मात्रक को हमने एक सीजीएस मात्रक में फ्रैंकलिन पढ़ा। फ्रैंकलिन वैज्ञानिक का नाम है और फ्रैंकलिन को जीवित रखने के लिए ही आवेश का सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन रखा। फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले आवेश के इन प्रकारों के नाम दिए थे। फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि आवेश धन और ऋण 2 प्रकार का होता है। कैसे होता है? और यहाँ अब आप ये भी समझेंगे कि भाई आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलते हैं, यानी परमाणु संरचना का विचार करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ आवेश उत्पन्न करने की एक सरल विधि का, जिसे अभी आप यही क्लास में या घर पर कहीं भी बैठ करके आवेश की उत्पत्ति कर सकते हैं। यदि हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़े यानी घर्षण करें तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। दोनों वस्तुओं को विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कांच की छड़ी, ये हमने कांच की छड़ ली, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े, ये रेशम का कपड़ा है, यह कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। यानी फ्रैंकलिन के अनुसार
परमाणु से मिलकर के बना है। अब परमाणु में क्या होता है? परमाणु में नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बीच में थोड़ा सा व्यवधान आया। तो बेटा देखो परमाणु संरचना में परमाणु में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश के मान बराबर होते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ और एक प्रोटॉन पर आवेश का मान होता है +1.6 × 10⁻⁻⁻⁹। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश परिमाण में समान, प्रकृति विपरीत। तो आप सब जानते हो नहीं जानते हैं तो एक बात और आज याद कर लीजिए कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो योग आएगा योग। इसका मतलब प्रत्येक परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। परमाणु विद्युत का उदासीन तो कोई भी वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है तो प्रत्येक वस्तु विद्युत की उदासीन। इससे प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ विद्युत का उदासीन है अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश नहीं है। तो अब आवेश उत्पन्न करने की विधि में यहां आप समझ रहे हैं। तो देखो यहां क्या होगा, कैसे आवेश की उत्पत्ति होगी। तो जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो जिस वस्तु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का बल ध्रुवक होता है अर्थात कम ऊर्जा से बने रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से उतनी ऊर्जा प्राप्त करके घर्षण के कारण हट जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटते हैं वहां इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात धनावेश की अधिकता, तो वो वस्तु धनावेश ग्रहण कर लेती है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो वस्तु ऋणावेश ग्रहण कर लेती है। जैसा अभी आपने उदाहरण दिया था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं जिससे कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होता है। इस तरह से दोनों वस्तुओं पर आवेश है और इस प्रकार फ्रैंकलिन ने आवेश को दो प्रकार का बताया, धनावेश और ऋणावेश। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आवेश उत्पन्न करने की यानी आवेश किसी भी वस्तु पर जब आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आवेश आता है। अर्थात जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वस्तु धनावेश ग्रहण करती है और जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वस्तु ऋणावेश ग्रहण करती है, उस पर ऋणावेश आता है। किसी भी वस्तु को आवेश देने का केवल यही एक तरीका है, बाकी की विधि बहुत सारी हो सकती है परंतु मूल कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखो हमेशा। केवल और केवल छोटा सा एक मूल कॉन्सेप्ट है कि यदि हमें किसी वस्तु को आवेश देना है तो एक ही तरीका है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। या तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो कैसे धनावेश देना है तो क्या करेंगे कि वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे और ऋणावेश देना है तो क्या करेंगे, वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन देंगे। इस तरह से कोई भी वस्तु आवेश ग्रहण कर लेती है और आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। तो आवेश आपने समझा दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो मुख्य बात की वो भी आप समझ रहे होंगे कि अगर हमें किसी वस्तु को आवेश देना है तो हम कैसे देंगे। आवेश किस प्रकार से दिया जा सकता है
कि आवेश के गुण क्या है, गुण धर्म क्या है, ये आप अगले एपिसोड में देखेंगे यानी दूसरे लेसन में देखेंगे। अभी फिलहाल आप इनको नोट कर लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए और कल के लिए आवेश के प्रकार की तैयारी में जुटिए।